आवाज देखना भाई, पीछे आ रही है क्या? पीछे। राम 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 राम। वही नहीं आ रही है, आवाज आएगी। कल वाला पढ़ के आए हो भाई? याद हो गया? क्या पढ़ा था अपन ने सबसे पहले? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपन ने देखा था कि एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, एक एनईएस होता है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, एक होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, और एक अपन ने देखा था कि इसके बाद में अपन पढ़ेंगे पंचायती राज। ठीक है, तो अपन ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अपन ने देखा कि सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट जो नाम आया वो कहां से आया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से, है ना। उसके बाद अपन ने देखा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट सबसे पहले किसके फीडबैक पे आया? तो अपन ने कहा था एक तो जीएमएफ इंक्वायरी कमेटी और इटावा पायलट प्रोजेक्ट। और इसके फीडबैक पे सबसे पहले कितने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए? 15। उसको स्पॉन्सर किसने किया? फोर्ड फाउंडेशन। ठीक है, एक चीज तो अपन ने ये देखी। उसके बाद अपन ने क्या देखा कि एक US.4 प्रोग्राम, नहीं सॉरी, इंडो यूएस का एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में अपन ने क्या किया? उस एग्रीमेंट से नए 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए। ठीक है, और उनका जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 3 साल था। ठीक है, तो ये अपन ने देखा। और उसके बाद अपन ने देखा कि एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर में कितना उसका ऑपरेशनल एरिया था, वो अपन ने देखा। ठीक है, उसमें अपन ने देखा कि उस के ऑपरेशनल एरिया में कितने गांव थे? एरिया कितना था? 500 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी थी? 2 लाख से। ठीक है, 2 लाख। फिर अपन ने देखा एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 3 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसमें अपन ने देखा कि 3 में डिवाइड किया तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक का जो ऑपरेशनल एरिया था उसको अपन ने 3 में डिवाइड किया। ठीक है, तो उसमें 3 में डिवाइड किया तो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर गांव कितने हो गए? एरिया कितना हो गया? एरिया है ना, 150 टू 170 किलोमीटर स्क्वायर, 150 से 170 किलोमीटर स्क्वायर। और अपन ने देखा उसके अंदर पॉपुलेशन कितनी होगी? 60 से 70 हजार। ठीक है, फिर अपन ने बात की थी कि एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर में कितने आएंगे? 60 विलेज लेवल वर्कर काम करते हैं। तो अपन ने कहा एक विलेज लेवल वर्कर है वो 5 से 8 गांव के लिए होगा। ठीक है, ये देखा था अपन ने। तो अपने को पूछ ले कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर एक विलेज लेवल वर्कर कितने गांवों के ऊपर काम करता था, अपन बता देंगे। उसके बाद क्या देखा? उसके बाद अपन ने देखा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने पूरे इंडिया को 1958 तक कवर कर लिया। और 1958 में इसका जो लाइफ स्पान था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 साल। ठीक है, और इसके बाद क्या था? इसकी स्टेजेस देखी। स्टेजेस क्या थी भाई? सबसे पहले कंसेप्शन, फर्स्ट स्टेप सीडीपी की कंसेप्शन, इनिशिएशन दिया होगा पर अपने को ध्यान रखना है इनिशिएशन फर्स्ट स्टेप नहीं है। फर्स्ट स्टेप कौन है? कंसेप्शन। सेकंड कौन सी है? उसके बाद ऑपरेशन, सबसे बड़ी, कितने टाइम लगेगा? 18 महीने। ऑपरेशन हो गया, उसके बाद में कंसोलिडेशन, उसके बाद में फाइनलाइजेशन। ये 5 स्टेप आपने देखी। टाइम पीरियड उसका देखा, फर्स्ट थी उसका टाइम पीरियड कितना था? 3 मंथ। ठीक है, फिर उसका 6 मंथ, फिर 18 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 3 मंथ। ठीक है, तो ये अपन ने देखा। उसके बाद में हाँ, स्टेजेस होगी। फिर सीडीपी को स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, स्टेट सेक्टर बना दिया कब? 1969। ठीक है, उसके बाद में कुछ था? अच्छा हाँ, सबसे पहले लॉन्च इसको किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने। तो सीडीपी अपन ने कंप्लीट कर लिया था।
ठीक है। अब अपने को एक चीज, डेट अपनी सीडीबी की लिखी हुई थी, तो अपने को ब्लॉक जब बने ना, जो अपन ने ब्लॉक पढ़े थे जो एरिया, वो कब बने 1954 में। तो अपने को ऐसे कहते कि सीडीबी का निर्माण कब हुआ, तो अपन क्या कहेंगे 1954 में। अपन ने सीडीबी के बारे में सारा वो सीडीपी के साथ में पढ़ लिया, पर उसकी डेट अपने को अलग से याद रखनी है कि सीडीपी तो आया 1952 में, पर सीडीबी कब आया 1954। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, तीनों एक साथ याद रखने हैं। सीडीपी 1952, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953, सीडीबी 1954। ब्लॉक कब आया 1954 में। ब्लॉक के बारे में अपन ने सारा पढ़ लिया कि ब्लॉक में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, अब देखो एनईएस कब आया, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। पहले तो उसकी डेट अपने को याद है कि ये क्या है, एनईएस नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। सीडीपी स्टेज वापिस बताओ। सीडीपी स्टेज अपन ने 5 देखी थी, कंसेप्शन, इंप्लीमेंटेशन, इनिशिएशन, ऑपरेशनल, उसके बाद में कंसोलिडेशन और फाइनलाइजेशन। और अब उसमें क्या क्या पढ़ा था भाई, सबसे पहले कंसेप्शन में क्या करेंगे, एरिया का सिलेक्शन करेंगे। अब ऐसे अपने को डायरेक्ट पूछ ले कि किस सीडीपी की स्टेज में एरिया का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो अपन क्या कर देंगे कंसेप्शन में। अब उसके लिए तैयारियां जो स्टार्ट करेंगे वो इनिशिएशन में करेंगे कि क्या क्या तैयारियां चाहिए उसके अंदर। कभी अगर इस प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में इतना लेबर लगेंगे, इतने लेबर की व्यवस्था, उन लेबर के रहने की, खाने पीने की, उसके लिए और कोई मटेरियल चाहिए, उस मटेरियल की व्यवस्था, वो सारा कुछ किसके अंदर होगा, इनिशिएशन स्टेज। फिर ऑपरेशनल में जो प्रोजेक्ट है उसका काम स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसका कंसोलिडेशन करेंगे काम का, और फिर उसका क्या हो जाएगा फाइनलाइजेशन। ठीक है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की अपने को एक तो याद रखनी है कि भाई ये कब आई 1953 में। ठीक है, तो 1953 में आई, और उसके बाद में ये अलग कैसे थी भाई, ये ध्यान रखना है कि सीडीपी से अलग कैसे थी, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या थी, एक एजेंसी थी। तो इसके अंदर ये एजेंसी होने से इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट हुआ वो कैसा हुआ, परमानेंट रिक्रूटमेंट हुआ। तो इसके अंदर जो लोग आए, इसके अंदर काम करने वाले आए। अब प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट में तो आज भी जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें कैसे लेते हैं, परमानेंट नहीं होते। तो परमानेंट नहीं होते तो उससे वो रिजल्ट उनको मिला नहीं, इसलिए उन्होंने एक एजेंसी बनाने की सोची कि एक सीडीपी को एजेंसी के रूप में बना के देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एनईएस बनाया, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। और इसने किसकी तरह काम किया, एजेंसी की तरह काम किया। और इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट था वो कैसा था, परमानेंट रिक्रूटमेंट था, कि भाई इसके जो आएंगे एनईएस में जो मेंबर होंगे वो कैसे होंगे, परमानेंट होंगे। और ये क्या थी, लेस इंटेंसिव थी। अब हिंदी में मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखो एक तो इसमें इतनी चीज ध्यान रखनी है कि इसमें अगर अपने को पूछे कि सीडीपी तो क्या था, एक तरीका था। ठीक है, सीडीपी मतलब एक प्रोजेक्ट बनाया और उसको एक तरीका था उसको परफॉर्म करने का। अगर अपने को कहे कि सीडीपी क्या है, तो वो तो क्या थी, एक तरीका। जबकि एनईएस क्या है, एक एजेंसी। तो एजेंसी के रूप में विकास किया सीडीपी का, तो उसको क्या बोल दिया, एनईएस। तो अपने को ये ध्यान रखना है, सीधा ही पूछेगा कि एनईएस था वो क्या था, तो अपन कहेंगे वो एक एजेंसी थी। एजेंसी बन गई तो उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट होता था वो कैसा था, परमानेंट था। अब सीडीपी के अंदर तो इंटेंसिव काम हो रहा था, मतलब एरिया बहुत, जो ऑपरेशनल एरिया एक प्रोजेक्ट का था वो बड़ा था, बट एनईएस के अंदर उस ऑपरेशनल एरिया को कम कर दिया गया और लोग उसमें रिक्रूटमेंट बढ़ा दिया गया। तो इसलिए वो क्या हो गई, कम सघन हो गई। ठीक है, तो ऑपरेशनल एरिया इसका क्या हो गया, कम सघन हो गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इतनी सी एनईएस में बात ध्यान रखनी है।
सर लिखना कैसा है, साथ में बताते रहना। हाँ बता रहा हूँ तो लिख लो, ठीक है। एनईएस स्टार्ट हुआ 1953 में, ठीक है। तो ये 1953 ऐसे लिख लो कि एनईएस आया कब, 1953। तो 1953 से समझ आ जाएगा अब आया कब क्यों आया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब अपने को कोई वैसे नोट्स नहीं बनाने की, अपन को कहीं लिख के आने हैं। अब एनईएस लिखा रहा हूं तो इतनी चीज आ गई, इतनी चीज अपने को एनईएस के बारे में याद हो जाएंगी, तो एनईएस का क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें जितने ज्यादा स्टेटमेंट लिखेंगे, जितने ज्यादा बड़े नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, जितने उसके मेन जो चीजें वो छूटती जाएंगी, ठीक है। तो कम से कम लिखने की कोशिश करो, बस इतना लिख रहा हूं तो इतना ही लिखो कि भाई एनईएस है तो एनईएस में इतनी चीज याद करनी है। अब इसमें समझने वाली कोई मैथ नहीं है ये। तो एनईएस में लिखा तो ये पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा था। ले तो एक महीने बाद वाला लिख लो, लिखो। हाँ लिखो एक महीने बाद। अब क्या इसमें क्या है, एक महीने बाद में समझ में नहीं आएगा। अब मैंने कहा एनईएस एक एजेंसी है, तो अब इसको मैं ऐसे लिख दो कि एनईएस एक एजेंसी की तरह काम करता है, और एजेंसी लिख लो तो इसमें कैसे नहीं आएगा भाई का याद। ऐसे याद नहीं आएगा तो भाई वो पेपर में भी याद नहीं आएगा, सभी जगह यही हाल होगा फिर तो। चलो आपको जैसा सूट करता है वैसे लिख लो, है ना। मैं बोल सारी चीज रहा हूं, और आपको जैसा सूट करता है वो उसमें लिख लो, या अगर आपको सीधा लिखना तो सीधा लिख लो, वरना मैं बोल रहा हूं वो लिख लो। भाई मैं ऐसे कहूं कि लिखो तब जरूरी नहीं है लिखो, ठीक है। तो कोई वो फर्स्ट सेकंड के बच्चे नहीं हो कि भाई मैं कहूं कि लिखो, ले चलो लिखो। अब मैंने ये बोल दिया कि ये एक एजेंसी की तरह काम करता है, तो अपन ये लिख लो आप अपनी कॉपी में, ठीक है। हाँ समझोगे तब, अब समझे नहीं। लिखो भाई, हाँ लिखो भाई, लिखो लिखो, इसको लिख लो, मैं लिखा देता हूं, ठीक है। 1953 ये क्या था, ये एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसमें स्थाई, यह सीडीपी से ज्यादा स्थाई स्थाई है, स्थाई है, परमानेंट है, ठीक है। यह सीडीपी से ज्यादा स्थाई है, ये सीडीपी से ज्यादा स्थाई है। यह सीडीपी से कम सघन कार्य क्षेत्र रखता है। यह सीडीपी से कम सघन कार्य क्षेत्र पे कार्य करता है या रखता है। अब ठीक है, चलो जैसे ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अब अपन ने तीन चीजें अपन पढ़ चुके हैं, सीडीपी, सीडीबी और एनईएस, तीन हो गए। अब अपना चौथा बचा है, वो अपन देख रहे हैं। ये कर लिया ना नोट सबने। इसको ऐसे लिखना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और इसी के ब्रैकेट में लिख लेना पंचायती राज। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज। हाँ अभी मैं बता दूंगा क्या है ये।
ठीक है, अब समझते हैं इसके बारे में। ये बात क्या है, ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। समझो इसको। डेमोक्रेसी क्या होती है भाई? बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। वैसे ही डेमोक्रेटिक मतलब दो शब्दों से बना है, डेमोस प्लस क्रेटोस। ठीक है, डेमोन्स मीन्स होते हैं पीपल और क्रेटोस होती है अथॉरिटी, लोग, लोगों की अथॉरिटी, मतलब लोगों का शासन, वो क्या है? डेमोक्रेटिक। अब एक इसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइज। ये तो अपन ने वर्ड समझ लिया, ग्रीक वर्ड है भैया ना, ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोस क्रेटस, पीपल, अथॉरिटी, लोगों का शासन। ठीक है, अब समझो डिसेंट्रलाइजेशन एक होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब इसका उल्टा हो जाएगा विकेंद्रीकरण का, उसको क्या अपकेंद्रीकरण। ठीक है, अप और वी, वी मतलब आ गया, अपकेंद्रीकरण मतलब चला गया। तो अपकेंद्रीकरण या इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। इसमें क्या होगा भाई? पावर का क्या हो जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब इतने लोगों के पास पावर थी, ठीक है, वो सारी केंद्रित हो गई आके यहाँ पे। ये तो होता है सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, कि लोगों का एक जगह सेंटर में आके और पावर इकट्ठी हो जाना, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और इसका उल्टा हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, कि पावर को एक जगह न रख के इन लोगों को दे देना, ये क्या कहलाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका कंसेप्ट यही था कि लोगों का अथॉरिटी को सुनिश्चित करने के लिए अपन क्या करेंगे? ये डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे, कि जो पावर और डिसीजन मेकिंग है वो लोगों के पास चली जाए। और इसके लिए अपन ने क्या बनाया? पंचायती राज। ठीक है, तो अगर अपने को पूछे कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट किससे रिलेटेड है, तो अपन क्या कहेंगे? पंचायती राज से। ठीक है, जो बलवंत राय मेहता अपन देखते हैं, उन्होंने पंचायती राज नहीं दिया, उन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट दिया। ठीक है, तो अब सीधा ही पूछ लेगा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किसने दिया, तो अपने को पता तो है कि पंचायती राज तो बलवंत राय मेहता ने दिया था, पर ये नाम कहां से आ गया पता नहीं। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, तो अपने ये चीज एक तो ये नोट कर लो, क्या लिखा हूं? डिसेंट्रलाइजेशन। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, एक तो गया केंद्रीकरण और एक विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, अब इसको मैं नहीं लिखा सकता, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोस प्लस क्रेटस, जिसका मतलब होता है लोगों की अथॉरिटी, लोगों का शासन। चले आगे, लिख लिया ना? नहीं लिखा? काफी फोकस है तुम्हारा लिखने पे। ठीक है, चले आगे समझते हैं ना। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे पहले जो जिसको रिकमेंड किया, जिसको रिकमेंडेशन दी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, वो किसने दी? बलवंत राय मेहता ने। और कब दी? 1957 में। तो याद रखना है, पंचायती राज तो लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959 में, और इसकी जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की रिकमेंडेशन थी वो कब आई? 1957 में। तो दोनों डेट अलग अलग याद रखना भी है ना। कंसेप्ट रिलेटेड, मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से जन्म हुआ किसका? पंचायती राज का। ठीक है,
तो रिकमेंडेशन दी जो किसकी बता रहा हूं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बता रहा हूं, लिख देता हूं भाई। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। इसकी जो रिकमेंडेशन दी बोर्ड पे, हिंदी देख के अच्छा लग रहा है क्या? प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण कंसेप्ट आया 1957 में, और इसको रिकमेंड किया बलवंत 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 तो बलवंत राय मेहता पंचायती राज अगर दिया हो तो पंचायती राज से रिलेटेड है, और अगर ये डेमोक्रेटिक डिसीजन दिया हो तो इससे भी यही रिलेटेड है, ठीक है। अब मुश्किल है भाई, इतना नहीं बदल सकता तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ हाँ चलो ठीक है। बलवंत राय मेहता ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं मैन अपने पंचायती राज पे। इससे ज्यादा रुकेंगे तो एक ही घंटा की क्लास है, एक लाइन ही लिख पाएंगे, ये डिस्कशन में रहेंगे, ठीक है। हाँ पंचायती राज लागू हुआ भाई 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। पंचायती राज लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959। कहां से लागू हुआ? नागौर, ठीक है, नागौर राजस्थान। और इसको किसने लागू किया, सबसे पहले लॉन्च किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें स्टेटमेंट वाइज लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना, ये लिख लिया। इसके अंदर जब लागू हुआ उसके बाद में इसमें 3 फेजेज आई भाई, है ना। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा अपने को, फेजेस ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज की फेज, 3 फेज इसने देखी, मतलब 3 बार इसने देखा क्या उतार चढ़ाव। तो उसको अपन एक बार यहां देखना भाई, इसमें 3 फेज आई। सबसे पहले उसको बोलते हैं फेज ऑफ असेंडेंसी। असेंडेंसी मतलब बढ़ता हुआ फेज, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आया? फेज ऑफ स्टेग्नेशन, मतलब एक संतुलित हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आया डिक्लाइन। तो 3 फेज इसने जब से ये लागू हुआ, 3 फेज इसने देखे। कौन कौन से? एक तो बढ़ता हुआ, और एक स्थिर, और एक घटता हुआ। तो 3 फेज अपने को ध्यान रखने हैं कि 3 फेज कब कब आए वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो पहला जो फेज आया, फेज ऑफ असेंडेंसी। एसेंडेंसी, एसेंडेंसी मतलब बढ़ता हुआ, लिख लेना ना हिंदी में, बढ़ता हुआ एसेंडेंसी। ये जब से लागू हुआ उसके 5 साल तक ये फेज रहा, मतलब लागू होने के 5 साल तक ये बढ़ता रहा, 1964 तक, ठीक है। फिर इसके अंदर आया फेज ऑफ स्टेग्नेशन, स्थिरता का फेज।
स्थिरता का फेज कब तक आया? 1964 से लेके 1969 तक। ठीक है, उसके बाद में इसमें आया फेज ऑफ डिक्लाइन। ठीक है, गिरावट का फेज। गिरावट कब कब से कब आई? 1970 से 1974। ठीक है, बस इतनी ध्यान रखनी है, 77 तक कर लेना इसको। उन्नीस सौ सतहत्तर। बढ़ता हुआ, स्थिर, घटता हुआ। ठीक है, ये इसमें 3 फेज याद रखने हैं। फिर अपन ने एक बात की थी वहां पे, पहले कर लिए क्या नोट? असेंडिंग, सर नागौर में कौन से विलेज से? असेंडेंसी का मतलब होता है बढ़ता हुआ, है ना। ये फिर स्टेगनेशन मतलब स्थिर, और ये गिरावट आई फिर उसके बाद में। ठीक है, तो अपने को ऐसे पूछे कि गिरावट कब आई, तो अपने को ध्यान रखना है 1970 से 77 तक इसमें गिरावट आई। स्टेगनेशन कब रही? ग्रोथ 1965 से 1969, ये 64 तक तो हो ही गया, यहाँ 65 से 1969। हाँ, ये इसके बढ़ने के मध्य टाइम के साथ में ग्रोथ हुई, वो टाइम और ग्रोथ। ग्रोथ यहां लिख लेना भाई, ये वाली ग्रोथ हो जाएगी। ये टाइम हो जाएगा, ये ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, समय के साथ में इसमें वृद्धि कितनी हुई, वो वृद्धि पहले बढ़ी, फिर ये घटा, मतलब स्टेग्नेशन रहा, स्थिर रहा, और फिर घटी। ठीक है, आगे चले। अब देखो, अपन ने कहा कि पंचायती राज के अंदर 3 टायर सिस्टम है। ठीक है, 3 टायर सिस्टम। ये 3 टायर सिस्टम किसने दिया? बलवंत राय मेहता। ये अपन ने बात की भी थी, क्या 3 टायर नाम में ही 3 है, तो बलवंत राय मेहता, नाम में 3 नाम है, तो क्या हो गया? 3 टायर। तो 3 टायर सिस्टम लागू का होगा जहां पॉपुलेशन क्या होगी? 2 लाख से ज्यादा होगी, वहां कौन सा लागू होगा? 3 टायर सिस्टम। और जहां 2 लाख से कम पॉपुलेशन होगी, वहां क्या लागू होगा? मंडल सिस्टम। ठीक है, ये मंडल सिस्टम किसने दिया? अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता। तो ये दोनों अपने को साथ याद रखने हैं। और ये मंडल सिस्टम कैसा था? 2 टायर सिस्टम था। 2 टायर सिस्टम। इसके अंदर 2 ही टायर थे, कौन कौन से? एक तो विलेज और एक ब्लॉक। ठीक है, उसमें 3 टायर वाले में पहले लिख लेना, फिर ये मंडल लिख लेना भाई। पहले 3 टायर में तीनों टायर लिख लेना, वरना ये पहले ये लिख लो मंडल मंडल, फिर वो बाद में लिख लेंगे। हाँ, 3 टायर लिख लिया, चलो कोई नहीं, लिख लेते हैं अपन। इसको एक बार हटा देता हूं। अरे फिर इसको बीच में वो रह जाएगा दोनों चीजें। ठीक है, 3 टायर सिस्टम, इसका कंपैरिजन करने के लिए मैंने बता दिया, लिख बाद में लेना। 3 टायर सिस्टम बलवंत राय मेहता ने दिया,
और पॉपुलेशन 3 टायर सिस्टम वहां लागू होगा जहां पॉपुलेशन कितनी होगी, 2 लाख से ज्यादा होगी। और 3 अपने को टायर इसमें ध्यान रखने की कौन कौन से थे, तो एक तो था जिला परिषद, ठीक है, दूसरा पंचायत समिति और एक ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। ये जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये तहसील लेवल पे और ये विलेज लेवल पे। ये 3 चीज होगी, डिस्ट्रिक्ट तहसील विलेज, ये क्या है, 3 टायर हैं। एक डिस्ट्रिक्ट पे कौन होगी, जिला परिषद होगी, तहसील में कौन होगा, पंचायत समिति होगी, विलेज में कौन होगा, ग्राम पंचायत। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि एमएलए और एमपी हैं, वो पंचायती राज का हिस्सा है या नहीं है, नहीं है ना। क्यों, अपन ने क्या कहा है कि पंचायती राज में हिस्सा कौन है, सिर्फ 3 लोग, कौन कौन, जिला परिषद, तहसील, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। विधानसभा इसका हिस्सा नहीं है, ना ही लोकसभा इसका हिस्सा है। तो विधानसभा और लोकसभा के सदस्य होंगे, वो पंचायती राज के सदस्य नहीं हो सकते। तो अपने को सीधा क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन पंचायती राज का सदस्य नहीं है, तो अपने को पता है ये 3 तो हैं, इसके अलावा कोई भी होगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें, ठीक है। अब एक इसमें चीज देखते हैं कि इसमें 2 प्रकार के हेड हो सकते हैं, 2 प्रकार के मुखिया हो सकते हैं। एक को अपन कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल हेड है और एक कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। कि एक तो क्या हो गया, पॉलिटिक्स का हेड है, पॉलिटिक्स में हेड हो गया, ठीक है, राजनीतिक हेड। और एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है, ठीक है। तो 2 प्रकार के हेड इन तीनों चीजों में होंगे। तो अगर मैं कहूं जिला परिषद में पॉलिटिकल हेड कौन होगा, तो कौन होगा, क्या बनाएंगे अपन, जिला प्रमुख बनाते हैं ना। तो जिला प्रमुख क्या हो जाएगा, जिला प्रमुख इसका क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल हेड हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक मेंबर चुनते हैं, वो ब्लॉक मेंबर किसका चुनाव करते हैं, जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन हो जाएगा, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या जिसको अपन कलेक्टर बोलते हैं वो, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन देखें पंचायत समिति के ऊपर पॉलिटिकल हेड और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो पंचायत समिति के ऊपर कौन है भाई, सबसे किसको बनाते हैं, प्रधान को, तो प्रधान, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होगा, कौन, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, ठीक है। और ऐसे ही अगर अपन बात करें ग्राम पंचायत पे, तो पॉलिटिकल हेड कौन होता है, सरपंच। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होगा, हाँ, वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको ग्राम सेवक बोलते हैं, ग्राम सेवक, ठीक है। तो अब ये इसके मेंबर हो गए सारे। तो अपने को ऑप्शन दे इनमें से कोई, तब तो अपन कह देंगे ये तो किसके सदस्य है, इसके 3 टायर सिस्टम के, पंचायती राज के। अब इनके अलावा कोई भी सदस्य हुआ तो वो अपना पंचायती राज का सदस्य नहीं है, ठीक है। ये नोट कर लो भाई। जिला प्रमुख और प्रधान तो राजनीति में आते हैं, और एमएलए और यह तो इसमें आएंगे नहीं। पंचायती राज राजस्थान, ठीक, ठीक है। यहां ऐसे लिख लेना भाई, जहां 2 लाख से अधिक जनसंख्या होगी वहां 3 टायर सिस्टम लागू होगा। 2 लाख से अधिक जनसंख्या पे 3 टायर सिस्टम लागू होगा, ठीक है। अब उसके 3 टायर कौन कौन से हैं, जिला, तहसील और गांव, ठीक है। अब उसमें जिला होगा वहां जिला परिषद होगी, तहसील होगी वहां पंचायत समिति होगी, गांव होगा वहां ग्राम पंचायत होगी। और अपन ने देखा जिला के अंदर पॉलिटिकल हेड जिला प्रमुख,
और वहां एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो कौन है, कलेक्टर है। और पंचायत समिति में जो पॉलिटिकल हेड है वो कौन है, प्रधान है। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है, बीडीओ है। और जबकि अपन ने कहा कि ग्राम पंचायत में जो कौन पॉलिटिकल हेड है वो सरपंच है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो कौन है, बीडीओ। तो ये अपन ने देख लिया कि ये सारे सदस्य किसके हो गए, पंचायती राज के। अब इसके अलावा कोई भी नाम दे दे, एमएलए, एमपी, तो वो अपने कहेंगे कि ये पंचायती राज के सदस्य नहीं है। ठीक है। नोट कर लिया भाई? हाँ, चल। अब अपन ने देखा था वो 3 टायर सिस्टम था। अभी अपन बात करेंगे 2 टायर सिस्टम की। 2 टायर सिस्टम जिसको अपन क्या बोलते हैं, मंडल सिस्टम। मंडल सिस्टम। मंडल सिस्टम किसने दिया, अशोक मेहता। अशोक मेहता ने दिया। और कहां के लिए लागू होगा, जहां पॉपुलेशन 2 लाख से कम होगी। और 2 टायर कौन कौन से हैं भाई, एक तो है ब्लॉक और एक क्या है, विलेज। तो ये मंडल सिस्टम में इतनी बातें लिख लो भाई। अब अपने को पूछ ले, मेयर। मेयर होता है मेयर, है ना। तो मेयर पंचायती राज का सदस्य है कि नहीं, है क्या, नहीं है ना। बस तो मेयर किसका है, नगर पालिका, नगर निगम, उनमें होते हैं। ठीक है। तो म्युनिसिपल कमिश्नर अलग चीज है, वो पंचायती राज से अलग चीज है म्युनिसिपलिटी। तो उसको इसमें मत घुसाना। ठीक है। पंचायती राज अलग काम करता है, म्युनिसिपल नगर आपने देखे होंगे, आपने जहां है वहां नगर पालिका या बनी हुई है किसी के, तो नगर पालिका अलग है और पंचायती राज का अलग है। ठीक है। पंचायत भवन अलग बना होता है। तो ये ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। तो अब वहां कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर ये मेंबर दे देगा तो ये सिंपल क्वेश्चन होता है पर गलत होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना इसके अंदर। ठीक है। आगे चले। अब देखो इसके अंदर, अब इनमें चुनाव होते हैं तो कितने साल का कार्यकाल होता है भाई, 5 साल का। तो अपन कहें कि पंचायती राज की ड्यूरेशन कितनी है, तो कितने साल की है, 5 साल की। तो ये लिख लो, पंचायती राज, पंचायती राज में, पंचायती राज में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी का चुनाव हो चाहे पंचायती राज में, पंचायती राज चुनाव में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। होगी बात। चले आगे। इसके बाद एक चीज अपने को इसमें एडिशनल याद रखनी है कि जो पंचायती राज मिनिस्ट्री बनी थी, मिनिस्ट्री पंचायती राज मंत्रालय जो बना, वो बना था 27 मई 2004 को। तो ये पंचायती राज मिनिस्टर लिख लेना कि पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालय बना 27 मई 2004 को। ठीक है। एक इसमें अपने को ध्यान रखना है कि 73rd अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन, अमेंडमेंट, एक तो सीधे ही पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है, तो अपन क्या कहेंगे, पंचायती राज से संबंधित है। कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो अपन क्या कहेंगे, पंचायती राज। एक ऐसे पूछ लेगा कि पंचायती राज से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, तो अपन क्या कहेंगे, 73वां। तो उसमें ऐसे दिए होंगे 72, 73, 74, 75, तो वहां कंफ्यूज हो जाएगा। अपने को इसको ऐसे याद रखना है, देखो 73rd अमेंडमेंट है वो किससे संबंधित है, पंचायती राज, और स्पेशली वो संबंधित किससे है कि महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। कि महिलाओं को पंचायती राज जो चुनाव होंगे उनके अंदर 33.33% यानी 1/3 जो सीटें होंगी वो रिजर्व होंगी किसके लिए, महिलाओं के लिए। वो कौन प्रदान करता है, 73rd। तो इसको ऐसे याद रखना, 73 स्त्री, ठीक है, यानी स्त्रियों से रिलेटेड कौन सा है, 73rd, और पंचायती राज उसके साथ में ऐड कर लेना। जब ऑप्शन में 72, 73, 72, 73, 74, 75 दिए होंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको कुछ ना कुछ भिड़ा के ऐसे याद कर लो। ठीक है, 73 स्त्री, और इससे क्या मिला, स्त्रियों को पंचायती राज में 1/3 क्या मिला, सीटों पर उनको आरक्षण मिला, किसके थ्रू, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। तो लिख लो, ये आया कब, 73rd अमेंडमेंट 1952 में। ठीक है, ये लिख लो। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया, 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया, अंग्रेजी वाले इतना बहुत है ना। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया वो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। इस संशोधन से महिलाओं को, इस संशोधन द्वारा महिलाओं को 1/3 पंचायती राज चुनाव में 1/3 सीटों पर, महिलाओं को पंचायती राज चुनाव में 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। 1/3 या 1/3 को अपन कह सकते हैं 33.33%। ठीक है, ये अपना पंचायती राज पूरा हो गया। ठीक है, पंचायती राज में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक तो इसको क्या बोलते हैं, आया कहां से, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो कंसेप्ट था उससे जन्मा कौन, पंचायती राज। और वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट कब आया, 1957 में। ठीक है, और उस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट के बाद में पंचायती राज का निर्माण 2 अक्टूबर 1959 में हुआ, और सबसे पहले राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका फीता काटा। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसके देखे कि इसके अंदर 3 फेजेस इसने देखे, 3 चरण इसकी जीवन में आए। ये पहला चरण तो आया असेंडेंसी, दूसरा स्टैग्नेशन, तीसरा डिक्लाइन। असेंडेंसी मतलब बढ़ा, फिर स्टैग्नेशन मतलब स्थिर रहा, और डिक्लाइन मतलब घटा। तो कब से कब बढ़ा, उसके बाद से लेके 1969 तक का क्या हुआ, इसमें 64 तक, हाँ 64 तक तो ये क्या हुआ, बढ़ा। उसके बाद 64 से लेके 1969 तक, 65 से लेके 1969 तक ये क्या रहा, स्थिर रहा। और फिर 1970 से लेके 77 तक ये क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, फिर अपन ने इसके टायर देखे। इसमें अपन ने कहा कि बलवंत राय मेहता ने तो इसके 3 टायर दिए थे, कौन कौन से, जिला, तहसील और गांव। ठीक है, तो जिला पे तो क्या होगी, जिला परिषद,
तहसील पे क्या होगी, पंचायत समिति, और गांव में क्या होगी, ग्राम पंचायत। फिर इसने अपने पॉलिटिकल हेड और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड देखे, और सारे होंगे वो उसके मेंबर होंगे। अब उसको अपन को ये पॉलिटिकल हेड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड अपन ने इसीलिए देखे कि अगर अपने से क्वेश्चन पूछता है कि ये इसका मेंबर है या नहीं, तो अपने को सबके पता है पॉलिटिकल हेड और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो अपन कह देंगे कि यही पंचायती राज के सदस्य है, इसके अलावा और पंचायती राज के सदस्य नहीं है। ठीक है, फिर वो अलग बॉडीज है उनके सदस्य है। और एक अपने इसमें देखा कि अगर 2 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा होगी तब तो 3 टायर सिस्टम लागू होगा, 2 लाख से पॉपुलेशन कम होगी तो 2 टायर सिस्टम लागू होगा। और वो 2 टायर सिस्टम किसने दिया, अशोक मेहता ने, और उसी को अपन ने क्या बोला, मंडल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा, 73rd अमेंडमेंट देखा जो पंचायती राज से संबंधित है, और ये आया कब, 1992 में। और ये मिनिस्ट्री कब बनी, 27 मई 2004। ठीक है, अब अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद अपन सीधा ही चलते हैं आगे। ठीक है, ये समझ में आया पंचायती राज, चलो ठीक है। अब आगे लिखो, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। ये बड़ा पूरा प्रोग्राम है इसलिए इसको अलग से वैसे पढ़ रहे हैं ना। इसको बोलते हैं टी एंड वी सिस्टम, टी एंड वी सिस्टम। टी एंड वी सिस्टम सबसे पहले टर्की में आया 1973 में, और इंडिया में ये 1974 में। तो अपने को ये डेट याद रखनी है इंडिया वाली, कि भारत में टी एंड वी सिस्टम लागू कब हुआ, 1974 में। सबसे पहले अगर पूछ ले कि ओरिजिन कहां से हुआ, तो कहां से हुआ, टर्की से। टर्की से ओरिजिन हुआ इसका 1973 में। ठीक है, एक अपने को इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लिख लेना कि भाई किस किस को वर्ल्ड बैंक ने स्पॉन्सर किया है। ठीक है, किस किस का फंड है जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है, उसमें ये एक प्रोग्राम यहां से शुरू कर रहे हैं अपन। इसके बाद में 3 प्रोग्राम आएंगे जिनको वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है। ठीक है, तो उनको अपन एक लिस्ट बना लेंगे। तो अपने को अगर क्वेश्चन दे कि निम्न में से किसको वर्ल्ड बैंक ने फंड दिया है या नहीं दिया है, तो अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम है, इसको फंड किसने दिया, फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित। ठीक है, तो वित्त पोषण इसको किसने किया, वर्ल्ड बैंक ने किया। अब हिंदी में इसको लिख रखा है परीक्षण व भ्रमण कार्यक्रम, इतना याद करें, इसे टी एंड वी याद कर ले। ठीक है, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम को हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लेना भाई, परीक्षण एंड भ्रमण। ठीक है, चलो इसकी कुछ विशेषताएं थी भाई, टी एंड वी की सिस्टम औरों से क्यों अलग था, है ना, कि मेरे वाला औरों से क्यों अलग है, तो वो वाला ये है ना। तो टी एंड वी औरों से और प्रोग्राम से इसकी विशेषता अलग कैसे थी वो अपन देख रहे हैं ना। तो इसमें अपन ने हेडिंग डालेंगे कि फीचर्स ऑफ टी एंड वी। इंपॉर्टेंट है भाई, अब की बार एओ के अंदर फीचर पूछा है किसका, पीआरए का, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल का। तो ये फीचर, इसके भी फीचर अलग है, तो ध्यान से देखना थोड़ा। ठीक है, फीचर्स ऑफ टी एंड वी, मतलब टी एंड वी की विशेषताएं, क्या विशेषताएं, क्यों अलग है ये औरों से। ठीक है, तो इसके फीचर्स अपने को सबसे पहले इनको याद ही रखने भाई। एक तो इसके अंदर क्या होगा, सिंगल लाइन ऑफ कमांड होगी, सिंगल लाइन ऑफ कमांड, टाइम बाउंड वर्क
प्रोफेशनलिज्म, concentration of efforts, क्या लिखो? प्रोफेशनलिज्म, PROFESSIONALISM, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, अब देखो समझते हैं इसका मतलब क्या है। सिंगल, क्या बताऊं? ये कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट्स, अब इसके बारे में समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। सिंगल लाइन ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि एक सिंगल लाइन ऑफ कमांड है कि भाई एक ने, जैसे एक मैनेजर है ऊपर, एक डायरेक्टर है, उसने किसी को बताया, फिर वो आगे बताएगा, फिर आगे बताएगा, मतलब एक ही लाइन में चलेगा। ठीक है, कि भाई जो आदेश ऊपर से जारी हुआ है वो आदेश लास्ट तक फॉलो होगा, उसको अपन बोलते हैं सिंगल लाइन ऑफ कमांड। कि भाई एक ही चौधरी है, बहुत ज्यादा चौधरी नहीं है। कभी ऐसे नहीं कि यहाँ चार पांच ऊपर मैनेजमेंट में लोग थे, वो चारों पांचों इसमें घुस रहे हो कि भाई इसने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, तो वो सिंगल लाइन ऑफ कमांड नहीं है। उसमें कमांड क्या होगी, बहुत ज्यादा हो गई। अभी कमांड क्या चल रही है, एक जो पहले स्टार्टिंग में जो कमांड आई थी वो लास्ट तक फॉलो हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, सिंगल लाइन ऑफ कमांड। तो अगर सिंगल लाइन ऑफ कमांड हो, घर में भी चौधरी एक होता है तभी घर चलता है। तो वैसे टी एंड वी के अंदर क्या हुआ कि अगर सिंगल लाइन ऑफ कमांड की कमांड एक होगी तो काम होगा वो अच्छे से होगा, और कंफ्यूजन नहीं होगी जो आगे काम करने वाले हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है। तो ये सिंगल लाइन ऑफ कमांड इसका एक फीचर था, ये अपने को ध्यान में रखना है कि सिंगल लाइन ऑफ कमांड किसका फीचर है, टी एंड वी का। फिर क्या था इसके अंदर, इसकी क्या विशेषता थी कि समयबद्ध इसके अंदर काम था कि इतने समय में इतना काम करना ही है। ठीक है, तो समयबद्ध काम हो गया तो काम की एफिशिएंसी वो बढ़ गई, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समयबद्ध कार्य। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर क्या था, प्रोफेशनलिज्म था, कि जो इसमें काम कर रहे थे वो उस काम के निपुण आदमी थे। ठीक है, जैसे ट्रेनिंग करवानी है तो ट्रेनिंग, जिसकी ट्रेनिंग में जो एकदम निपुण है वो आदमी ही ट्रेनिंग कराएगा। विजिट जिसका निपुण है वो विजिट करेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोफेशनलिज्म, कि भाई अपने कार्य में क्या है, निपुण है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट का मतलब हो गया कि केंद्रीकरण हो गया किसका, एफर्ट्स का, कि जो अपन कार्य कर रहे हैं वो आ रहे हैं इकट्ठे होके, जो अपना मेन गोल है वहीं आके रुक रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट्स। कि अपन सारे जितने भी और कार्य एफर्ट्स कर रहे हैं उनका केंद्रीकरण कहाँ हो रहा है, जो अपना मेन गोल है, जो मेन गोल अपने जिसको जो अपन ने काम दिया गया है उसी काम पे आके वो टिक रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट्स। तो ये चार चीजें अपने को टी एंड बी में याद रखनी है। ऐसे पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, या तो ऐसे दे देगा एक दो तीन वाले में आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, कि भाई कौन से इसमें से फीचर है टी एंड बी का। ठीक है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये चार इसके फीचर है। नोट कर लिए? अब इसमें हिंदी में लिखना है कुछ? चल, हाँ, इंग्लिश में सही है, बस ठीक है।
अब इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है भी, इसकी एक स्ट्रक्चर है वो अपन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे कि टी एंड बी काम कैसे करता था वो अपन समझ लेते हैं। क्या हो गया, टाइम हो गया, नहीं हुआ? एक इसको टी एंड बी जो शुरू किया, अभी कोई आएगा तो चले जाएंगे। कोई अभी क्लास है क्या आगे? 53 तक हो गए ना? मेरी भी क्लास है तो मैं बस 2 मिनट इसको खत्म करता हूँ यही, है ना? देखो, एक समझना इसको यही, एक एक्सटेंशन, या ये समझ में आ जाएगा तो ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। एक एक्सटेंशन ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है, उसके अंडर में 800 फैमिलीज, फार्म फैमिलीज इसमें आती है। ठीक है, 800 परिवार हैं जो किसानों के, वो कंट्रोल किसके अंडर में? डायरेक्ट एक एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, उसको डायरेक्ट कंट्रोल सुपरविजन में कितनी फैमिली है? 800 फैमिली। अब इन 800 फैमिलीज को 8 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इनके 800 फैमिली के 8 ग्रुप बना दिए, तो एक ग्रुप कितने का बन गया? एक ग्रुप बन गया 100 परिवारों का। ठीक है, अब 100 परिवारों का जो ग्रुप बना, उसमें से अपन सेलेक्ट करेंगे एक विलेज लेवल वर्कर। ठीक है, तो टोटल विलेज लेवल वर्कर कितने हो गए? 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है टी एंड बी के अंदर। अब ये बस ये नहीं पता होता तो ये नहीं, अब इसमें और भी रेशियो निकलेंगे। अब जैसे अपने को वापस बताता हूं तो, हाँ, एक एक्सटेंशन ऑफिसर, उसके अंडर में 800 फार्म फैमिलीज, टी एंड बी सिस्टम का ये स्ट्रक्चर है। 800 फार्म फैमिलीज आएंगी, 800 परिवार आएंगे, उन 800 परिवारों को 8 बराबर ग्रुप में डिवाइड किया। उन ग्रुप में, हर ग्रुप में जो 100 फैमिली आई, उनमें से 100 परिवारों में से एक को क्या बना दिया? विलेज लेवल वर्कर बना दिया। और अब विलेज लेवल वर्कर अपने को पूछे कि एक एक्सटेंशन ऑफिसर और विलेज लेवल वर्कर का रेशियो कितना है, तो अपन क्या कर देंगे? 8 से 10। ठीक है, और अब अगर अपने को पूछ ले कि एक विलेज लेवल वर्कर और फैमिलीज, फार्म फैमिलीज है, उनका रेशियो कितना है, तो कितना है? 1:100, 100, 1:100, यानी 100 परिवारों पर एक विलेज लेवल वर्कर, पूरे एक एक्सटेंशन ऑफिसर के अंडर में 8 से 10 विलेज लेवल वर्कर। समझ में आई बात? बस ये यहां से ये सारे इसके रेशियो निकल जाएंगे, कोई रेशियो अगर पूछ लेगा तो। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसके बारे में कल आगे से और पढ़ेंगे फिर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, 8 से 10 वाला है ना, ये प्री पीजी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 वाले में, जो 2018 बैच का पेपर हुआ उसके अंदर ये पूछा हुआ है। हाँ, क्या नहीं हो सकते? हो कैसे सकते हैं, जब बनाई उन्होंने ऐसे है तो। अब मैं कहूँ 300 से ज्यादा गांव नहीं हो सकते क्या? तो गांव कैसे होंगे 300 से, जब प्रोजेक्ट काम ही 300 गांवों के लिए कर रहा है। एक टी एंड बी के अलग अलग चल सकते हैं ना वैसे। एक टी एंड बी ऐसे काम करता है, अलग अलग बन सकते हैं, उसमें 800 फैमिली का ग्रुप अलग बना लिया, फिर 800 का अलग बना लिया, ऐसे, है ना? समझ में आ गया ना? अब इसमें रेशियो लिख लेना ये कि भाई एक एईओ बराबर 8 से 10 विलेज लेवल वर्कर, मतलब रेशियो है इनका। एक एईओ रेशियो लिख लेना, बराबर नहीं, रेशियो। ठीक है, एक तो ये कर लो, और एक विलेज लेवल वर्कर
एक विलेज लेवल वर्कर रेशियो 100 फैमिलीज, ये कंक्लूजन है इसका ना। और एक एईओ बराबर एईओ रेशियो 800 फैमिलीज। ठीक है, अगर एईओ का और फैमिलीज का रेशियो पूछे तो अपन क्या कर देंगे, एक रेशियो 800, एक एक्सटेंशन ऑफिसर 800 फार्म फैमिलीज के ऊपर होगा। अगर अपने को ऐसे पूछा है कि एक विलेज लेवल वर्कर, तो अपन क्या कर देंगे, किसके ऊपर, 100 परिवारों के ऊपर एक विलेज लेवल वर्कर। ठीक है, क्योंकि अपन ने 8 ग्रुप बनाए, ये 8 ग्रुप ध्यान में रखना और वहां बना के देख लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, गलत मत कर देना, पूछ क्या रहा है उस पर ध्यान देना। ठीक है, चलो थैंक यू।